जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक नया ट्रेड का सुनामी दुनिया के सबसे पुराने इकोनॉमिक रूट्स को हिला रहा है। इंडिया और अरब दुनिया के बीच लोग जो हैं वो सिर्फ ऑयल की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये जो कनेक्शन है अब 500 बिलियन ट्रेड एम्बिशन तक पहुंचने वाला है। अब सिर्फ बायलैटरल फिगर्स नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक पिवट बन रहा है। क्या हम सच में ये समझ पा रहे हैं कि इंडिया अरब का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ये इनिशिएटिव सिर्फ ट्रेड का फोरम है, या बल्कि हम ये कहेंगे जो ग्लोबल आउटरीच है उसका एक स्ट्रेटेजिक लॉन्च पैड बनता जा रहा है। और अब जब अरब नेशन जो है सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं, बल्कि जो हम कहेंगे ब्रिज टू यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका कहा जा रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नहीं रहेगा, बल्कि ये रहेगा कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर प्ले है वो यहाँ से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान कमर आगा साहब। सर, बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर। ये बहुत बड़ा जो एक एम्बिशन हमें 500 बिलियन का जो ट्रेड का टारगेट है, ये नजर आ रहा है, कितना रियलिस्टिक है? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? किस तरह से ग्राउंड रियलिटीज तक ये पहुंच पाएगा? देखिए, 23-24 कंट्रीज हैं इनकी अरब वर्ल्ड में, और सभी कंट्रीज, जितने भी देश हैं, उन सभी देशों से भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। और तीसरी बात यह है कि ये रीजन जो है बहुत करीब है भारत से, और हजारों साल पुराने संबंध हैं। इस्लाम आने से पहले से थे, इस्लाम आने के बाद और दृढ़ हुए, आज़ादी के बाद एक और नया मॉडर्न एरा जब शुरू हुआ तो उसमें ये और हमारे रिश्ते लगातार बने रहे। दूसरी बात यह है कि भारत ने हमेशा अरब वर्ल्ड में या दूसरी जगह पे भी डेवलपमेंट एजेंडे को सपोर्ट किया है। उनकी इंटरनल झगड़ों में कभी नहीं पड़ा, फिलिस्तीन के कॉज को हमेशा आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया। तो इस वजह से भारत की जो है एक अच्छी छवि अरब देश में जनता में भी है और सरकार में भी है। और इसी के चलते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हम देखते हैं कि सभी देशों ने उनके जो सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड्स हैं उससे नवाजा, उनको दिया गया। और ये बराबर इन दौरे भी सभी जगहों के किए, खाड़ी के और खाड़ी के अलावा भी दूसरे बहुत से देशों में गए। तो इस तरह से रिश्ते, एक पर्सनल रिलेशनशिप भी उन्हीं ने बनाई पिछले 11-12 साल में इन देशों के जो लीडर्स हैं। इन देशों में पर्सनल लीडरशिप जो रिलेशनशिप होती है वो ज़्यादा काउंट करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है इनके यहाँ। जनता की वॉइस तो होती नहीं, तो जो कुछ भी होता है आपको डायरेक्ट इनके जो लीडर्स हैं उनसे ही आपको रेपो बनाना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी भारत कामयाब रहा, ये गवर्नमेंट जो है बीजेपी की। और एक अच्छा, अब जैसा आपने बताया, कई और नए इश्यूज इन हमारे जो इस रिलेशनशिप में बढ़ गए हैं। एक तो ये कि अरब जो, जिसका आपने कहा कि एक ब्रिज है की तरह काम करेगा आने वाले समय में। यहाँ से ट्रेड जो है वो यूएई से जॉर्डन, जॉर्डन से हैफा पोर्ट से फिर यूरोप बहुत करीब हो जाता है। हैफा इजराइल में है, तो इस तरह से बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। फिर ये अगर होगा तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो कम हो जाएगा और समय कम लगेगा वहां पहुंचने में, भारत का सामान या उनका सामान भारत को आने में। अच्छा, ये ब्रिज केवल इंडिया ही को नहीं जोड़ रहा है। अगर इंडिया से कनेक्शन हो जाता है तो फिर तो ये साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच जाएगा हमारा। यहाँ से हमारे यहाँ से फिर साउथ ईस्ट एशिया चला जाएगा आसानी के साथ। वहाँ से आ गया वाया सी भी जा सकता है, करीब में है भारत के। या आने वाले समय में जल्दी ही हम लोग की कोशिश है कि ट्राइलैटरल जो वो बन रहा है कॉरिडोर, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, क्योंकि म्यांमार के हालात बहुत ख़राब हैं, इस वजह से डिले होता हुआ नज़र आता है। कुछ टेक्निकल एरियाज भी हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम भी कुछ जगहों पे आ रही है। बहरहाल तो दोनों तरफ कोशिश हो रही है। तो इंडिया बीच में है, बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है। एक तरफ सेंट्रल एशिया है भारत से करीब में, फिर दूसरी तरफ हम आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, ईस्ट एशिया आ जाता है, एंड फिर वेस्ट पश्चिम एशिया। तो इस तरह से भारत बहुत ही बीच में, बहुत ही
लोकेटेड कंट्री माना जाता है, तो ये गेटवे बन जाता है कई तरफ का, क्रॉस रोड पे है। और फिर दूसरी बात ये है कि इसको देखते हुए लगता है कि 500 बिलियन का ट्रेड का जो टारगेट है ये काफी रियलिस्टिक है, संभव है। अगर कोई आपदा ना आए या अगर कोई मेजर वॉर, अगर वॉर हो जाती है ईरान वाली, तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है आने वाले समय में। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि युद्ध, भारत की जो एडवाइस है मोदी जी की, प्रेसिडेंट पुतिन को उन्हीं ने कहा था कि युद्ध का काल समाप्त हो गया, बातचीत से मसले हल करने की एडवाइस किया था। तो वो सही बात है। अगर हाँ यदि युद्ध होता है तो क्या होगा मुझे नहीं पता। अब रिश्ते जो हैं भारत के इन अरब देशों से एक लेवल और आगे बढ़ते हुए निकलते हैं कि स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, यानी रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे उनके साथ लगातार रिश्ते बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री पैक्ट किया, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले भारत से उन्हीं ने भारत के जो सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी संबंधित ग्रुप के साथ मिलकर बातचीत भी की, तो और कम्युनिकेट भी ये किया कि ये जो पाकिस्तान और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो भारत के विरुद्ध नहीं है। और उनका भी मानना ये है कि भारत एक ब्रदरली देश है और हमारे रिश्ते जो हैं यूएई से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अभी उनके राष्ट्रपति या किंग जो है वहाँ के यूएई के, वो भी भारत आए थे। समय कम था उनका, छोटा विजिट था, अनशेड्यूल सडनली आ गए थे, लेकिन एक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी एक तरफ तो ये है कि ईरान के युद्ध का खतरा है, तो दूसरी तरफ ये है कि इन खाड़ी के देशों में आपस में भी बहुत टेंशन है, वो भी एक बड़ी चिंता की बात है। जैसे कि अभी हमने देखा यमन के अंदर यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में काफी टेंशन हो गया है, और ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे दोनों। और अब एक मतलब जिस तरीके से यूएई ने वहाँ पे कब्जा किया, उनके जो पोर्ट सिटी जो था और जहाँ पे तेल भी है, उन चीज़ों के ऊपर, ऑयल एंड गैस, साउथ यमन के पार्ट में, जहाँ पे सऊदी बैक्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो ऑपरेट कर रही थी उसको, तो उसको लेके काफ़ी टेंशन हुआ। हालांकि बाद में यूएई ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया, लेकिन ये जो टेंशन हुआ है, इससे डर इस बात का है कि ये किसी न किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ चला जाए, अगर जल्दी बातचीत नहीं होती और मसलों को पूरी तरीके से नहीं किया जाता। यानी यमन को लेके वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करें सारे मसले, डिमार्केशन होना चाहिए जैसा पहले तय हुआ था इस बीच। तो इस तरह के टेंशन भी है इनके इस रिलेशनशिप के अंदर। जी, लेकिन सर एक और बात है कि अगर हम अरब कंट्रीज की बात करते हैं तो अरब कंट्रीज से इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो अब तक लगभग $240 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या सर जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है सिर्फ एनर्जी से ज्यादा जो सेक्टर्स हैं उन तक एक्सटेंड हो पा रहा है, क्योंकि 500 जो बिलियन डॉलर्स हैं ये टारगेट बड़ा है, और कौन कौन से वो फील्ड्स हैं जहां पर हम ये इन सारी चीजों को डाइवर्सिफाई होते हुए देख रहे हैं? देखिए, एनर्जी कोऑपरेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्षेत्र करीब होने की वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होता है यहाँ से सामान लाने में। हमारी जो भारत की जो रिफाइनरीज हैं वो गियर्ड हैं इन तेल के लिए, खासतौर से जो तेल वहाँ से आता है इराक से या सऊदी अरेबिया से, दूसरी जगहों से भी, तो उसके लिए पूरी तरीके से गियर्ड है। तीसरी बात ये कि हमारे यहाँ एनर्जी कंजम्पशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चौथी बड़ी इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और फिर उसके अलावा जिसका पोटेंशियल बढ़ के अगले 5-7 साल के अंदर ऐसा लगता है कि ये डबल हो जाएगा, यानी 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। इकोनॉमी जो है अगर कोई आपदा या कोई क्राइसिस ना आए तो डबल होती है, 5-7 साल के अंदर डबल हो जाती है, अगर एक पैटर्न पे चलती रहे। तो ये है एनर्जी कोऑपरेशन। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं उनमें मैं समझता हूँ कि जॉइंट प्रोडक्शंस, जो अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में लेके,
ठीक है, डिफेंस के अलावा और भी बहुत से सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भारत का बहुत ही स्ट्रांग है। अब अमेरिका के अंदर जितनी जेनेरिक मेडिसिन बनती हैं, उसके बल्क सप्लाई भारत करता है। वो वहाँ पे पैकेजिंग करके उसका 50 गुना क्या 200 गुना ज्यादा दाम पे बेचते हैं। तो ये कंट्रीज भी ये जेनेरिक मेडिसिन एटलीस्ट भारत के साथ मिलके वहाँ कारखाने लगाए जा सकते हैं। अरब देशों में कोई बहुत बड़ा कारखाना नहीं होता, इसका कोई इंडस्ट्री इस तरह की नहीं होती, और ज्वाइंट कुछ हाई बर्थ प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाया जा सकता है, जैसे कि शिप बिल्डिंग का काम किया जा सकता है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ पे, उनके यहाँ मिल के दोनों देश, और तीसरे देश से भी पोलैंड वगैरह जिनके पास टेक्नोलॉजी थी जहाँ पे ये शिप बिल्डिंग का कार्य बहुत ही पिछड़ गया है, उन सबको भी वहाँ से टेक्नोलॉजी भी और नई टेक्नोलॉजी भी ली जा सकती है इस तरह से मिलके। या इस तरह के मैंने बहुत से आइटम्स बनाए थे जिनके ऊपर काम हुए। टूरिज्म है जिनको और बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत से बड़ी संख्या में अब लोग अरब वर्ल्ड टूरिज्म पे जाते हैं, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, मोरक्को हो, और भी बहुत से देश हैं। यही नहीं, यूएई में बहुत बड़ा पर्यटन जाता है। सऊदी अरेबिया में भी अब क्योंकि ओपन हो गया है, लोगों ने जाना शुरू किया है। लेकिन यह है कि हज और उम्रा में मिलियंस ऑफ पीपल भारत से वहाँ पे जाते हैं। तो इस तरह के सर्विस सेक्टर है बहुत सा, उसमें कॉर्पोरेशन हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर है, एंड वो लोग की इन्वेस्टमेंट भारत में भी आ सकता है। भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, अगर वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं, और जो कर रहे हैं, और तो हम समझते हैं एक बैंक्स में भी किया है उन लोगों ने। तो IDBI बैंक में यूएई का इन्वेस्टमेंट आया है। इस तरह से देखा जाए तो एक अच्छा कोऑपरेशन और बढ़ सकता है। देखिए, आजकल पॉलिटिक्स से ज़्यादा इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट हो गई है ग्लोबलाइजेशन के दौर में। जी। फिर दूसरी तरफ एक तरफ ये भी है कि भारत के 90 लाख लोग इस खाड़ी के क्षेत्रों में काम करते हैं, जिसको कि पर्शियन गल्फ रीजन कहा जाता है, अरब रीजन में। और जो कि लगभग 40, 45, 50 बिलियन डॉलर एनुअली, इस तरीके से, कभी 50 के बीच से भी ज़्यादा आया है, डॉलर भारत में बेचते हैं। फिर उसके अलावा ये है कि हमारा जो ट्रेड है उनके साथ 240 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है, जिसकी क्षमता आप बता रही हैं डबल हो जाएगी, यानी 500 तक पहुंच सकता है आने वाले समय में। तो ये एक फिर उसके बाद ये जितने भी लोग हैं, ये वहाँ के ऊपर अलग अलग सेक्टर्स में उनके जो डेवलपमेंट है उसमें काम करते हैं। एंड एक चीज और मैं कहूँगा, अब नया जो नई एज एक शुरू हो रही है AI को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसमें भारत में बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया है। हमको बहुत ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, भारतीय लोगों को यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा बेस पहले से IT सेक्टर का मौजूद है, जो अब नया उसको ज्वाइन कर रहा है। सऊदी अरेबिया में भी और सब जगह एक मेजर चेंजेस आएंगे, सिक्योरिटी हो या जो भी हो, मार्केट हो, हर चीज में AI का दखल होने जा रहा है सब तरफ, पूरी दुनिया में। तो उसमें भारत एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है वहाँ पे जाके, और वहाँ के ऊपर मिलके उनके साथ काम किया जा सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत सी एरियाज हैं जिसमें खासतौर से वो एरियाज उनके इंटरेस्ट के हैं, उसमें भारत उनके साथ मिलके ज्वाइंट प्रोडक्शन, यहाँ की प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलके एक काफी स्कोप है, मैं समझता हूँ ये या 500 से भी ज्यादा हो सकता है अगर ठीक से इसको हैंडल किया जाए। बस यही है कि अमन शांति से ये दौर निकल जाए, जो बहुत मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रहा है। बिल्कुल सर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कि जो ये मेगा स्ट्रेटजी है, इसमें यूथ और MSME जो है उसको कितना फायदा या बेनिफिट यहाँ पर मिल पाएगा? सबसे ज्यादा उसी को मिलेगा। भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं, यानी जो बने थे वो अब 100 से ज्यादा बिलियनर हो गए हैं कंपनीज। उनके एसेट्स जो हैं या उनका $10 बिलियन से ज्यादा हो चुका, ये बहुत बड़ा। तो ये सारी हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं
अरब कंट्रीज चाहेंगी कि उसके अंदर इन्वेस्ट करें और वहाँ पे भी जाके ये लोग काम कर सकते हैं। यहाँ भी है, एसएमईज हैं। और देखिए, ये जो सेक्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी का। इसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, इसलिए कि ये बिल्कुल शुरू से काम करते हैं और धीरे धीरे ये आप देखिए 5 साल में इनका आउटपुट बहुत अच्छा होता है अगर चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों के लिए। वहाँ पे भी है, यहाँ भारत का भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जा सकता है, जा रहा है, और भी सेक्टर में है। एनर्जी सेक्टर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हमें 6 से 7% इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बनाए रखना है तो उसके लिए जरूरी है तेल की सप्लाई लगातार बनी रहना चाहिए, तेल और गैस की, जो इसी सेक्टर से आता है हमारे पास। और दूसरी तरफ ये भी है कि हम लोग ग्रीन एनर्जी में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत तेजी से काम यहाँ हो रहा है। तो ग्रीन एनर्जी में हम उनकी में मदद कर सकते हैं अच्छी, उनके साथ मिलके मदद क्या, कोलैबोरेशन में तो बराबर की चीजें होती हैं, काम हो सकता है। ये सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में, मेरा ख्याल है जो आज मीटिंग हुई थी उसमें ये बातें जरूर सारी टेकअप हुई होंगी ग्रीन एनर्जी को भी लेके, इसलिए कि वो लोग भी काफी इच्छुक हैं। बैटरीज हैं बहुत सी, वहीं बनाई जा सकती हैं। भारत की कुछ कंपनीज हैं जो बहुत ही पुरानी है, स्ट्रेला हो, एवरेडी हो, ये सब जो है कंपनी, एक्साइड है, इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं जो हैं, इनको भी जरूरत है मॉडर्नाइजेशन की, फंडिंग की। तो उनके साथ मिलके भी बहुत से प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसके अंदर नई जो लिथियम वाली या दूसरी बैटरीज आ रही हैं, आने जा रही हैं, उनके ऊपर फ्यूचरिस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड देन ग्रेजुअली डेवलप किया जा सकता है। भारत में देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, एक तो लेबर सस्ता है भारत का, दूसरा ये लेबर जो है अंग्रेजी भी बोलता है, कंप्यूटर भी बहुत अच्छा चलाना जानता है, और टेक्निकली बहुत सेवी है। ये सारी चीजें, इसीलिए आप यूरोप अमेरिका जहां भी जाइए आपको लाखों की तादाद में भारतीय मूल के लड़के लड़कियां आपको मिलेंगी काम करते हुए। अरे एयरलाइंस पे अगर आप जाइए तो जो भारत की तरफ आ रही होंगी तो आपको हर एयरलाइंस में सैकड़ों लड़के छुट्टी के लिए भारत आते मिलेंगे। मैं तो यूरोप में जहां जाता हूँ वहां पे मुझको TCS जरूर दिखती है और उसके लोग भी दिखते हैं काम करते हुए, यंग लड़के लड़कियां। इसी तरह अमेरिका में जो अब दूसरी तरफ यूरोप से एक बहुत बड़ा, अमेरिका से खासतौर से H1 वीजे को लेके प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके चलते भी एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो भारत आ रहा है, इन ट्रेंड वहाँ के कंपनी, ये लड़के मिडिल ईस्ट में जाके बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। जी, बिल्कुल। और सर एक और बात मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, वो ये कि सिक्योरिटी और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, वो दोनों ही क्या एक थ्रेड पर सर चल पाएँगे, जहाँ पर ट्रेड एम्बिशंस को रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो जियोपॉलिटिक्स है, उससे अलग रखना मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक साथ, मैं आपसे सर इस पे थोड़ा-सा जानना चाहूँगी। देखिए ये तो लिंक है ही, पीस एंड सिक्योरिटी का मसला ऐसा है, और ये क्षेत्र में हम देखते हैं जितनी युद्ध हुए हैं इतने शायद ही कहीं, इराक का, सीरिया, ये दो सबसे पावरफुल देश थे इस पूरे से, इस रीजन में, दोनों डिस्टेबलाइज्ड हो गए। और तीसरा ईरान है, वहां का भी एक खतरा बना हुआ है। यमन एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट देश था, बड़ी संख्या में, तेल भी है, गैस भी है उनके पास, मिनरल्स भी हैं, और यमन में पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं, यमनी पीपल बड़े हार्ड वर्किंग है। वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, खासतौर से नॉर्दर्न पार्ट जितना आप देखे जाके, और साउथ में भी कुछ काम या डेवलपमेंट एक जमाने से नहीं हो रहा। तो जब तक ये अरब अपने मसलों को नहीं हल करेंगे, और ये तभी, और एक तो मुश्किल इनके लिए भी आ सकती है आने वाले समय के अंदर, या अगर युद्ध होता है ईरान वाला, वो इमीडिएट एक टेंशन का सोर्स बना हुआ है। ये देखिए कब तक चलता है,
ये ऐसे मसले हैं, इंट्रा अरब फाइट है, इन लोगों को खुद ही तय करना होगा, खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा जी। दूसरे ये भी है कि बदलाव भी आ रहा है सऊदी अरेबिया में, जिस तरह के सोशल रिफॉर्म सुन्नी ने या धार्मिक कट्टरपंथी जो उनके यहाँ थी निज़ाम जो था उसमें बदलाव नजर आए। औरतों को जिस तरह से फ्रीडम दी थी कि उनका भी प्लान है कि तेल के ऊपर महज कंट्री निर्भर न रहे बल्कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए नए नए एरियाज टूरिज्म है और बहुत से इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं, वहाँ पे बनेगी, नया शहर बन रहा है न्यूयॉर्क। उनकी जो विजन 2030 है इसमें मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका से लोग आएंगे बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे उनकी खपत होगी। और अभी तो कंस्ट्रक्शन और दूसरे चीज़ों में जा रहे हैं लोग, लेकिन अब सेकेंड स्टेज में ये आ रहा है मामला, तो उसमें एक बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग, उनको भी ज़रूरत है। और फिर जब एक बार एक मुल्क में होता है तो फिर दूसरी जगह यूएई में भी होगा, कतर, बहरीन, इन सब जगह। इनकी ये देश जो है ये बहुत छोटे छोटे देश हैं। सऊदी अरेबिया अकेला बहुत बड़ा देश है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन चारों तरफ है, बीच में उनके भी डिजर्ट है बहुत बड़ा। तो ये जो है इनके पास लेबर डिफिशिएंसी है, भारत के पास एक्सेस लेबर है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन उनके लिए, भारत के वालों के लिए बड़े अच्छे ट्रेन उनको वर्कर मिल जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर्स, नर्सेस, ये एवरी फील्ड, आईटी सेक्टर्स में सस्ता होने की वजह से ये वहाँ पे इनको। और फिर दूसरी बात ये कि इंडियन जो लेबर है ये बहुत ऑर्गेनाइज है, हार्ड वर्किंग है और जल्दी चीज़ों को समझ लेता है, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लेता है। इस वजह से भी उनको काफ़ी ज़रूरत रहती है। एक चीज़ और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय, भारत के ऊपर काफ़ी दबाव है कि वो जो उनका पीस बोर्ड बना है, शांति का बोर्ड जो कहलाता है, कि भारत उसको ज्वाइन करे। पाकिस्तान बहुत इच्छुक था, बड़ी कोशिश की उसने, पाकिस्तान ने ये भी यहाँ तक एक कह दिया था कि हम ज्वाइन कर रहे हैं। फिर ट्रम्प साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा जो $1 बिलियन हमें देना है वो माफ़ करा दीजिए, लेकिन इजराइल ने कहा कि हम आप उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। हालांकि वो बहुत करीब आना चाह रहे थे इजराइल के इसके थ्रू, लेकिन इजराइल दूसरी तरफ चाहता है कि भारत इस को ज्वाइन करे। भारत के ज्वाइन करने से एक वेट बढ़ जाता है और वो चाहते हैं कि भारत की नीति जो है फिलिस्तीन को लेके वो हमेशा से रही है कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, कि अब ये इनका मानना ये है कि बातचीत से मसले हल होने चाहिए। भारत के रिश्ते जो हैं वो जो पैलेस्टीनियन से भी अच्छे हैं, इजराइलियों से भी अच्छे हैं और दूसरी तरफ अरब देशों से भी हैं। तो मेरा ख्याल है इस बैठक के अंदर एक ये भी देखा गया होगा, भारत ने गेज किया होगा कि देखिए अरब के अधिकतर देश ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन है, शायद जॉर्डन है, हाँ, इजिप्ट है, मोरक्को, पता नहीं लंबे नाम आते चले जा रहे हैं। बहुत से देश जो है उनको ज्वाइन कर रहे हैं। अब भारत तय करेगा कि उसको ज्वाइन करना है या नहीं। जल्दी ही मैं समझता हूँ कि भारत शायद उसको ज्वाइन करे। इजराइल भी चाहता है और अरबों को कोई उससे आपत्ति नहीं। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।